अक्षत की बात सुन करके कुणाल गुस्से में कहता है, सर ने कुछ पूछा है, बेहतर होगा उसका जवाब दो तुम। अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो अभी ऑर्डर करेंगे और अभी तुम्हारे शरीर के एक एक पार्ट कटना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अक्षत ये सुनता है वो तुरंत ही रियांश के सामने अपने सर को नाम हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था वेदिका तुम्हारी बहन है, पहले बताना चाहिए था ना। रियांश जो कहते हैं, जितने भी लड़कियों के साथ तुमने गलत किया है वो सब मेरी बहन जैसी हैं। तुम्हें कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला ना शायद, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि सिस्टर क्या होती है। किसी की भी बहन के साथ खिलवाड़ करना गलत ही होता है। कुणाल जो टैबलेट को अपने हाथ में लेता है और फिर बॉडीगार्ड से इशारा कर देता है कि वो अक्षत के मुंह पर दोबारा से टेप लगा दे। वो कॉर्नर में आकर के रेयान से कहता है, सर आपने जैसा कहा था मैंने पूरी तरह से सब कुछ पता लगाने की कोशिश की है। इसका बहुत बहुत बड़ा प्लानिंग था और वेदिका मैडम उसमें फंस गई। जिया भी फंसने वाली थी लेकिन सही टाइम पर आकर आप उसे बचा लिए। रेयांश जो जिया के बारे में सोचते हैं और फिर कहते हैं, फिलहाल वेदिका पर फोकस करते हैं। कहाँ है वो, कुछ पता चला? वही कुणाल जो कहता है, सर पता करने की कोशिश तो की है लेकिन जहाँ तक उनका लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है ना, लास्ट लोकेशन उनकी दुबई में ही थी। इसका मतलब ज़रूर वो दुबई में है लेकिन उनकी शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी, अचानक से दुबई। रेयांश जो कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट छुपा है जो सामने नहीं आता और अक्षत जैसे लोगों को सामने करके वो लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। वेदिका को कुछ नहीं होना चाहिए कुणाल, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। और ये जितने भी रैकेट है ना, इनके सारे माफिया को तो मैं अलग से देखूंगा। कुणाल जो रेयान से कहता है, सर आप परेशान मत होइए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूँ। कि तभी रेयान से कहते हैं, अच्छा वैसे जिया को लेकर इसकी क्या प्लानिंग थी, मैं जानना चाहता हूँ। कुणाल जो कहता है, सर जिया से ये शादी करना चाहता था, वो इसने फंसाया था ना। पहले तो जिया को वहाँ बेचने के बारे में सोचा था जो उसकी फैमिली के दुश्मन थे, लेकिन इसका एक्चुअल गोल वो था ही नहीं सर। ये ठक्कर को बेचने के लिए जिया को नहीं रखा था, बल्कि ठक्कर से वो जिया को बचा करके उसकी नज़र में हीरो बनना चाहता था और उसके बाद ये उससे शादी करना चाहता था। रेयांश जैसे ये सुनते हैं वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हैं, जिससे उनके हाथ में लगा वो कांच का टुकड़ा और ज़्यादा उनके हाथ को जख्मी करने लगता है। रेयांश जो कुणाल से कहते हैं, शादी करना चाहता था मतलब? कुणाल जो कहता है, सर शादी के नाम पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था जिसमें जिया फंस जाती और उसे मजबूरन उन माफिया के पास पहुंचना पड़ता। रेयांश अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, जब तक उसका काम है सिर्फ तब तक उसे वहां पर बांध कर रखो, उसके बाद मुझे जिया के सामने उसको इतना मारना है कि वो खुद अपनी सच्चाई जिया को बताए। और ये बोल करके वो फोन कट कर देते हैं। वहीं अब दुबई में भी रात का वक्त हो चुका था, जिसकी वजह से रेयांश अपने 3-4 स्टाफ को देखते हुए कहते हैं, जाइए मैडम को बुलाकर लेकर आइए, डिनर का टाइम हो रहा है उनके। 4 स्टाफ लिफ्ट से ऊपर जाती हैं और जिया के रूम के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो भी दरवाज़ा नॉक करती है लेकिन जिया को लगता है कि ज़रूर वो शेर का बच्चा ही आ गया है जो उसे खाने के लिए दरवाज़ा भी नॉक करने लगा है। जिया जो पहले तो दरवाजे के पास जाती है और पी होल की तरफ से देखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वो 4 स्टाफ उस पी होल से दिखाई नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, ये शेर का बच्चा तो बहुत शातिर है, इसे पता है जैसे मैं दरवाज़ा खोलूंगी ये मुझे खाने के लिए आ जाएगा, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और फिर वो पीछे की तरफ देखती है, जिससे तो उसे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है कैंडल होल्डर पर, जिसे देखकर वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी माफिया के खानदान से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों को झेला है। हाँ, किसी के साथ लड़ाई नहीं की उसका क्या मतलब। और फिर वो जल्दी से उस कैंडल होल्डर को पकड़ती है और तुरंत ही आकर के दरवाज़ा खोलती है और जोर से चिल्लाती हुई कहती है, मुझे मत खाना बना, मैं मार दूँ। उसने भी इतना बोला ही था कि तभी
लूसीफर तो साइड में खड़ा था, लेकिन वो चारों स्टाफ पीछे होते हुए कहती हैं, मैम सॉरी मैम, सॉरी मैम, हम सिर्फ आपको डिनर के लिए बुलाने आए थे, हम सो सॉरी। वहीं दूसरे स्टाफ जो हिंदी तो नहीं जानती थी, लेकिन वो इंग्लिश में कहती है, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम, वी एक्चुअली डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज 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 डोंट डू इट। जैसे ही जिया के सामने वो चारों स्टाफ इस तरह से गिड़गिड़ाना शुरू किए थे, लूसीफर का भी रिएक्शन एकदम से अजीब बन जाता है और वो जिया को अजीब नजरों से देख रहा था कि लाइक सीरियसली ये कैंडल होल्डर से किसे मारने के लिए आई है। जिया भी अपनी हरकतों से एम्बैरेस होते हुए उस कैंडल होल्डर को साइड में रखती है और फिर कहती है, हाँ सब सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, मुझे लगा कि ये शेर का बच्चा मुझे खाने के लिए आ रहा, इसीलिए मैंने। कि तभी एक स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम सर आपको डिनर के लिए बुलाया था, हम इस वजह से आए थे। जिया जो कहती है, ओह आप लोग प्लीज़ थोड़ा उसको साइड में रखिएगा, वो पता चले मैं ही डिनर खाते खाते डिनर बन जाऊँ। और ये बोल करके वो दौड़ करके लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और वो खुद अकेले ही फर्स्ट फ्लोर पर चली गई थी और बाकी के स्टाफ ऊपर के ऊपर ही रह गए थे। सारे स्टाफ जिया की हरकतों को देखकर स्माइल तो कर रहे थे, लेकिन फिर वो लूसीफर को देखते हुए कहते हैं, मैम को डिस्टर्ब मत करना, वरना जानते हो ना सर तो मैं। लूसीफर तो उन लोग को बस गुर्रा कर देख रहा था, जैसे करो कि रेयांश उससे ज़्यादा क्लोज है और वो चारों के चारों मेड लूसीफर को ऑर्डर नहीं दे सकते। जिया फर्स्ट फ्लोर पर आती है और दौड़कर रेयांश के सामने आकर बैठ जाती है। रेयांश जो जिया को इस तरह हाँफता वो देख कर कहते हैं, तो क्या सीढ़ियों से आई हो? जिया जो कहती हैं, नहीं नहीं मैं तो लिफ्ट से आई हूँ। रेयांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तो इतना घबरा क्यों रही हो और इतना हाँफ क्यों रही हो? जिया जो रेयांश से कहती है, नहीं बस ऐसे ही। वैसे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपके शौक थोड़े अजीब है? रेयांश उसको देखते हुए पूछते हैं, क्यों? और फिर खुद ही उसका जवाब देते हुए कहते हैं, वेल यस एक्चुअली मेरे शौक थोड़े अजीब हैं। और ये बोल करके वो जिया को ही अपनी आंखों से देख रहे थे, जैसे वो अपने शौक को जिया का ही नाम दे रहे हों। जिया जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मेरा मतलब उस शेर के बच्चे से था। रेयांश जो कहते हैं, वो टाइगर का बच्चा है। जिया जो कहती है, व्हाटएवर। रेयांश उससे कहते हैं, क्या हुआ, उसने हर्ट किया तुम्हें? जिया जो कहती है, हर्ट कैसे करता, मैं कैंडल होल्डर लेकर ऐसे शेरनी की तरह बाहर आई ना, बेचारा डर गया होगा। रेयांश जो कहते हैं, ओह वैसे तुम सबको सिर्फ मारने के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सब हर्ट करने के लिए आए? जिया जो कहती है, हाँ ऑब्वियसली, अब वो शेर का टाइगर का बच्चा है तो मुझे खाने के लिए आ रहा होगा ना। और आपको पता है कितने शातिर तरीके से उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन बाद में पता चला वो तो सारी मेड थी। लेकिन अगर उसने मुझ पर दहाड़ने की कोशिश किया, पंजे मारा या फिर मुझे हर्ट करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं तो उसे डंडे से मारूंगी। रेयांश उसे कहते हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा, वो प्यारा सा बच्चा है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, उसे तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। जिया जो कहती है, खेलना चाहता है या फिर मुझे खाना चाहता है? उसे मेरा मीट का टेस्ट मिल गया है। रेयांश जो कहते हैं, कैसे? जिया जो कहती है, मेरा पैर नहीं चाट रहा था, वो अंदर तक स्कैन कर लिया होगा और उसे समझ में आ गया कि मैं कितनी टेस्टी हूँ और फिर अब मुझे खाने की प्लानिंग कर रहा होगा। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, तुम्हें खाने का हक सिर्फ मुझे है, मैं खाऊंगा तुम्हें। जिया जैसे ही सुनते हैं वो अपने चेयर से धीरे से खड़े होते हुए कहती है कि क्या आप इंसान खाते हैं? इसी वजह से आप इंसानों को मारते हैं ना? आप उन्हें मारकर खा जाते हैं? छी। रेयांश उसकी बात सुन करके अपने सर को नीचे करते हुए कहते हैं, जिया मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हूँ, इस वजह से मैं इस तरह की फालतू बकवास और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, चुपचाप से बैठो यहाँ पर। जिया जो फिर से बैठते हुए कहती है, आप खाइएगा मत मुझे प्लीज़। रेयांश उसे कहते हैं, जिस दिन खाऊंगा तो मैं बताकर नहीं खाऊंगा, नाउ कीप योर माउथ शट एंड जस्ट फिनिश योर डिनर। रेयांश अभी अपने फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में व्यस्त थे, जैसे ही कुणाल ने उन्हें बताया था कि वेदिका दुबई में ही है। इसकी वजह से वो तुरंत ही सारे दुबई की पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो किसी भी हालत में वेदिका यानी कि उस लड़की को ढूंढे जो उनकी सिस्टर है। पुलिस के साथ ही वो अपने गैंग के सारे बॉडीगार्ड्स को भी वेदिका की फ़ोटो सेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जिया के दिमाग में एक सवाल आता है और वो रेयांश की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए देखकर कहती है, वैसे
अगर आपको 15 दिन के लिए मुझसे काम था तो शादी क्यों कर लिया आपने मुझसे? 15 दिन के लिए तो आप मुझे वैसे भी हायर कर सकते थे, कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाना था तो। रेयांश बिना उसकी तरफ देखे हुए कहते हैं, बस ऐसे ही कर ली। जिया जो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझसे शादी की है, कोई मजाक नहीं, प्रपोज नहीं किया है मुझे आपने। रेयांश जो कहते हैं, उसके तुम ख्वाब में मत देखो, तुम्हारे जैसे स्टूपिड लड़की को मैं प्रपोज भी नहीं करने वाला। जिया जो रेयांश की ऐसी तीखी बात सुन करके अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, उप्स, जैसे मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है ना आपके प्रपोजल ना देने से। उसने ये बोल तो दिया था, मगर उसे न जाने क्यों फर्क पड़ रहा था। रेयांश उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वैसे तो जब भी जियान के आस पास होती, रेयांश की नज़र जिया पर ही जाती थी और 2 महीनों में जिया को इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन आज रेयांश का इस तरह से यूं जिया को अवॉइड करना उसे पसंद नहीं आता। और फिर वो रेयांश से पूछती है, वैसे अगर प्यार नहीं करते मुझसे तो शादी क्यों कर ली? रेयांश अभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और फिर वो बस उससे कहते हैं, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। जिया जो मुंह बना करके खाना खाने लगती है और फिर वहाँ से गुस्से में उठने लगती है। रेयांश का भी अब काम खत्म हो चुका था। वो सारे इन्फॉर्मेशन वेदिका के बारे में अपने गैंग को बता चुके थे ताकि वो लोग अपना काम शुरू करें और स्पेशली जोसेफ जो सब मामले में माहिर था। जिया का चेहरा अब जाकर के रेयांश के सामने पड़ता है। वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से जा रही थी कि तभी रेयांश पीछे से उसका हाथ पकड़ते हैं। वो बैठे हुए थे और वो तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींचते हैं जिससे जिया जाकर के डिसबैलेंस होती है। लेकिन अभी उनके लैब पर बैठती उससे पहले ही वो खुद को टेबल से संभालते हुए कहती है, क्या है? रेयांश उसके इस टोन को सुनते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? और क्या पूछ रही थी तुम? जिया जो कहती है, कुछ नहीं पूछ रही थी, आप बिजी है ना, आप बिजी रहिए। रेयांश फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बताओ क्या पूछ रही थी? जिया जो कहती है, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो शादी क्यों कर ली मुझसे? 15 दिन के लिए हायर भी तो कर सकते थे ना मुझे। अगर कोई काम करवाना था ऐसा तो नॉर्मली मुझसे काम करवा करके मुझे पैसे देते और दफा कर देते। ये मेरी मांग में सिंदूर, ये मंगलसूत्र पहनाने की क्या जरूरत थी? 7 फेरे लेकर के मजाक समझते हैं आप उसे? रेयांश उसकी बात सुनकर के धीरे से अपनी जगह से खड़े होते हैं और फिर अपने दूसरे हाथ से जिया का हाथ पकड़ते हैं। और जैसे उन्होंने जिया का हाथ पकड़ा था, जिया को कुछ अजीब सी चुभन महसूस होती है। वो जैसे अपने हाथ की तरफ देखती है तो रेयांश के पूरे हाथ से ब्लड आ रहा था। जिया जैसे ही रेयांश के हाथ से इतना खून आता वो देखती है, वो उनके पाम में देखती है तो वहां पर कांच छुपा हुआ था और रेयांश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिया ये देख करके एकदम से घबराती है और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है, कोई है, कोई है यहाँ, खून बह रहा है यहाँ पर, प्लीज दवाई लेकर आओ। जिया को इस तरह से अपनी केयर करता देख करके रेयांश को काफी अच्छा लगता है और जिस तरह से प्यार से वो रेयांश के हाथ पर अपने हाथ को रख के सहलाए जा रही थी और फूंक मारी जा रही थी, जैसे रेयांश को कितनी तकलीफ हो रही है और जिया उस तकलीफ से रेयांश को रिहा कर देगी। जिया जो रेयांश को चेयर पर बैठाती है, 4-5 स्टाफ जिया के चिल्लाने से भागते हुए जिया के पास आ गए थे। जिया तुरंत ही उसमें से एक स्टाफ से कहती है, जल्दी से जाओ, पानी लेकर आओ, ठंडा पानी, और आइस क्यूब भी लेकर आना, और हाँ, फर्स्ट एड भी लेकर आओ। रेयांश जिया को इस तरह की बातें सुनता हुआ देखकर कहते हैं, तुम डॉक्टर थे क्या? जिया जो कहती है, बनने वाली थी पर बन नहीं पाई। रेयांश जो कहते हैं, और वो क्यों? जिया जो रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, डायरी पढ़ी है ना आपने, आपको नहीं पता? रेयांश को याद आता है और फिर वो कहते हैं, पर उसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, दोबारा तुम्हें चांस नहीं मिला। जिया जो कहती है, लड़की हूँ ना, जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके शादी भी तो करवानी थी ना मेरी, मुझे ड्रॉप नहीं लेने दिया। जिया की बात सुन करके रेयांश जो कहते हैं, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट था? जिया जो कहती है, नहीं, कोई ख़ास नहीं, पर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं बस उनकी ग़ुलाम बनकर रहूं और शादी के बाद किसी दूसरे ख़ानदान की ग़ुलाम बन जाऊं, पर मैं ये सब नहीं होने दे सकती थी, इसी वजह से भाग गई। और हाँ, अगर आप मुझे ग़ुलाम बनाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं आपसे भी दूर भाग जाऊंगी। रेयांश के कानों में जिया की बात बहुत बुरी तरह से चुभती है और वो इस बात को जाहिर नहीं करते, लेकिन उन्हें बुरा लग रहा था। लेकिन फिर उनका दिमाग काम करता है और वो खुद से कहते हैं, तुमने जिया को यहाँ पर सिर्फ 15 दिन के लिए रखा है, उसके बाद तुम फिर उसे आज़ाद कर दोगे। वो अपनी लाइफ में इतना कुछ झेली है, दोबारा से उसे ट्रैप करके रखना इज
इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं उसे इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकता। रियाज खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल जो थोड़ा ज़िद्दी बन रहा था जिया को लेकर, और वो चाहता था कि जिया ना जाए, कभी ना जाए रियाज से दूर। जिया जो धीरे धीरे रियाज के हाथ में लगे उन सारे कांच को निकालती है और फूंकते हुए धीरे धीरे उनके सारे घाव को साफ करती है। उसे फिर वो आइस क्यूब से सेक करके मरहम लगा करके बैंडेज कर देती है। अभी वो बैंडेज कर ही रही थी कि तभी जिया के दिमाग में एक सवाल उठता है और फिर वो रियाज से पूछती है, वैसे आप कहीं व्यस्त थे और क्या काम करवाना चाहते हैं आप मुझसे? और एक और सवाल है, शादी क्यों की आपने मुझसे? क्या वाकई में बस यूं ही मन कर रहा था इसलिए? रियाज जिया की बात सुनते हुए कहते हैं, इन सारे सवाल का जवाब मैं कल दूंगा, अभी हो गया बस, तुम भी जाओ आराम करो। जिया जो कहती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ पर वो आपका शेर, मेरा मतलब वो टाइगर का बच्चा है। रियाज जो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। और वो अपनी गोद में जिया को उठा लेते हैं। जिया जो रियाज के हाथ की तरफ देखते हुए कहती है, आपके हाथ में चोट लगी है, क्या कर रहे हैं, दर्द होगा आपको? रियाज जो कहते हैं, मेरे दर्द की इतनी परवाह क्यों कर रही है? वैसे भी हमारी मुलाकात भी एक दर्द के साथ हुई थी। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, और जब तुम मुझसे मिली थी तो तुमने मेरा जानबूझ करके एक्सीडेंट कर दिया था। जिया को रियाज की बात नहीं समझ आती और वो कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने कब आपका एक्सीडेंट किया, मुझे तो कार नहीं चलाने आती। रियाज कहते हैं, शुक्र मनाओ कि कार से नहीं किया। वैसे याद नहीं हमारी फर्स्ट मीटिंग? जिया जैसे ही सुनती है अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है और फिर उसे याद आता है कि जैसे ही रियांश अंदर आए थे वो जोर से रियांश के सर पर मारने वाली थी, लेकिन वो तो रियांश भगवान की कृपा से बच गए थे और उन्होंने जिया की रिफ्लेक्शन देख ली थी। जिया जो याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। रियांश जो कहते हैं, आज कैसे करोगी? जिया जो रियांश की बात सुनकर के धक से रह जाती है और वह तुरंत ही रियांश के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मैं आप अलग रूम में सोने जा रहे हैं, ठीक है? मैं अलग रूम में सोऊंगी। रियांश कहते हैं, लूसीफर को भेज दो तुम्हारे रूम में। जिया जैसे ही सुनती है वो फिर से मुंह बनाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, उसका नाम मत लीजिए। रियांश कहते हैं, शेर के बच्चे से कहना तो बेहतर होगा कि तुम उसे लूसीफर ही बुलाओ। और अब वो लोग जिया के ठीक रंग के सामने आ गए थे जहाँ पर लूसीफर पहरा दे रहा था। जिया उसको देखकर जोर से रियांश के बाहों में छुपती है और अपने चेहरे को उनके सीने से जाकर टिका देती है। रियांश भी और लूसीफर को स्माइल करते देख अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो जिया को प्यार से ले जाकर के बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, मैं नहा कर आता हूँ, फिर साथ में सोएंगे। जिया ये सुनकर कहती है, खाना खाने के बाद नहाते नहीं है। रियांश जी कहते हैं, मैं खाना कहाँ खाया? जिया जी कहती है, ओह हाँ, भूख नहीं लगी आपको? जिया की बात सुनकर के रियांश अपने शर्ट के ऊपर के बटन को धीरे धीरे खोलते हुए जिया से बहुत ही फ्लोटिंग वे में कहते हैं, भूख तो काफ़ी तेज़ लगी है, अपने आप को तुम सर्व करो, मैं आता हूँ बेड पर। और ये बोलकर वो अपनी शर्ट जिया के सामने उतारने लगते हैं। जिया की हिम्मत नहीं होती कि वो डायरेक्टली रियांश की तरफ देख पाए, जिसकी वजह से अपना चेहरा घुमा लेती है, लेकिन डेस्टिनी आज उसका शायद साथ देने वाली थी। वो जैसे अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश करती है, वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था जिससे रियांश का रिफ्लेक्शन डायरेक्टली उसको दिखाई देता है। रियांश की बॉडी पर उसकी गंदी नज़र जा रही थी और वो पहले तो घूर घूर करके रियांश को देख रही थी। रियांश भी उसको मिरर में देखते हुए ही पूछते हैं, अगर आपने देख लिया हो तो मैं अंदर जाऊँ? जिया जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपने चेहरे को शर्माहट से नीचे करती है और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है। जैसे ही रियांश ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया था, जिया भी उसी तरह देखते हुए कहती है, इनकी फ्लर्टिंग स्किल, ओह माय गॉड। और फिर वो पिलो को अपनी गोद में रखते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना जैसा मैंने सोचा था। मैंने भी तो चाहा था कि मेरी एक माफिया से शादी। और फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी डायरी में ये भी लिख रखा था कि काश कोई माफिया जैसा शख्स आता, जैसी वो हमेशा फिक्शनल स्टोरी पढ़ा करती थी, और इसे उठा कर ले जाता। और जिया को जैसे ही याद आता है वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैंने ये पूरी डायरी पढ़ ली है शादी करने से पहले। ओ तेरी, मैंने तो उसमें अपनी ये फैंटेसी लिखी हुई थी और साफ साफ लिखा था,
कि काश काश कोई हॉट सा हैंडसम सा माफिया मुझे उठाकर ले जाता और फिर मेरे साथ। ओ नो नो नो, काश वो सब ना पढ़ा होता। आई विश वो ना पढ़े हो। नहीं नहीं, उन्हें मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई होगी। अब हो सकता पन्ना भी फट गया हो। नहीं, ओ नो। वही जिया जो अपनी आंखों को बंद किए हुए अभी लगातार अपने आप को उस पिलो से मारी जा रही थी कि आखिर उसने डायरी में ये सब कुछ क्यों लिखा, और अगर रियांश ने ये सब कुछ पढ़ लिया होगा तो ये सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग होगा जिया के लिए। वो खुद का सर पिलो पर बार बार पटकते हुए अपने आप को उसी पिलो से ढक लेती है और बेड पर पूरी तरह से लेट जाती है कि तभी जिया की धड़कन बढ़ाते हुए रियांश जो बाथरूम से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला था जिया तुरंत ही अपनी करवट बदल लेती है और ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बहुत गहरी नींद में है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था एम्बैरेसमेंट से रियांश के सामने बचने का। रियांश नीचे ट्राउजर पहने हुए थे और वो अपने वार्डरोब से एक टी शर्ट निकालते हैं और उसे अभी पहनने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर जिया की रिफ्लेक्शन उन्हें भी शीशे में दिख जाती है, जो अपने आप को तकिए से छुपाए हुए थी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था और उसकी आंखें भी खुली हुई थी। अभी तक तो उनका इरादा था कि वो चुपचाप से यहाँ जिया के सामने कांच पर बैठ करके अपना कुछ काम करेंगे और उसके बाद दूसरे रूम में जा करके सो जाएंगे, लेकिन अब जिया को यूँ इस तरह परेशान होता देख करके रियांश का दिल करता है कि वो थोड़ा सा और उसे परेशान कर दें। वो उसकी घबराहट बढ़ाते हुए जानबूझ करके बेड पर आते हैं और उसके ठीक बगल में आकर बैठ जाते हैं। जैसे जिया को यह एहसास हुआ था कि उसके बेड पर आकर कोई बैठा है, जिया जोर से उस पिलो को अपनी हाथों से पकड़ लेती है, जो उसकी बेचैनी को साफ तरीके से देख पा रहे थे, और वो जानबूझ करके अपने हाथ को जिया के कमर पर धीरे से रखते हैं और अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसके पीछे उससे चिपक करके लेट जाते हैं। वो बार बार जिया के चेहरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिया ने अपने चेहरे के ऊपर पिलो रखा हुआ था। रियांश धीरे से उसके हाथ से पिलो हटाते हैं और फिर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, सो गई हो तुम? जिया अब क्या बोलती, वो तो नाटक कर रही थी सोने का, और एक्टिंग में तो वो काफ़ी माहिर थी। उसने अपनी आंखें भी पूरी तरह से बंद कर ली थी। रियांश फिर से उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, सच में सो गई हो ना? मतलब मैं कुछ भी करूँगा तो तुम्हें पता तो नहीं चलेगा? जिया जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने हाथ को जोर से दबाते हुए अपने मन में ही कहती है, क्या करने की बात कर रही है? रियांश अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, अब मैं इसके गर्दन के पास वो इंजेक्शन लगा दूंगा जिससे ये बेहोश हो जाएगी, और पहले तो मैं। और फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगली से जिया के बाजू से लेकर उसके हाथ के उंगलियों तक अपने हाथ को ले आते हैं और फिर उसके कमर पर हाथ रख के धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, पहले तो मैं इसकी खूबसूरती देखूंगा, उसके बाद से मैं अपना कंट्रोल लूज करूंगा, और उसके बाद लूसीफर को डिनर मिल जाएगा। अच्छा वो ये सो गई, वरना मैं तो इसे ज़बरदस्ती सुला ही देता हमेशा के लिए। ये रियांश उसे जानबूझ करके डराने के लिए बोल रहे थे, और ऐसे बोल रहे थे कि जिया को लगे कि वो खुद से बात कर रहे हैं। जिया ये सब कुछ जैसे ही सुनती है एकदम से अपने मन में भगवान जी को याद करने लगती है। वहीं रियांश जो ड्रॉर खोलते हैं और फिर उसमें से कुछ खुटपुट करते हुए ड्रॉर बंद कर देते हैं, और फिर आकर के जिया के ठीक पीछे लेट चुके थे। जिया जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, क्या करूँ, ये तो अच्छे माफिया नहीं निकले, मैंने फैंटेसी में ऐसे माफिया नहीं लिखा था, ये तो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे तो लगा था मुझसे प्यार हो जाएगा इनको। लेकिन यहाँ तो केस उल्टा पड़ चुका था। वहीं रियांश उनके हाथ में अब कोई नुकीली चीज़ तो रहती नहीं है, जिसकी वजह से उसके बाल को हल्का सा साइड करते हैं और धीरे से अपने दांतों को उसके गर्दन के पास ले जा करके अभी टच ही कराए थे कि जिया जोर से उनको पीछे की तरफ धक्का देती है, और वहीं बेड के किनारे से तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहती है, क्या कर रहे थे आप? सब सुन लिया मैंने, मुझे इंजेक्शन लगा करके बेहोश करना चाह रहे थे, उसके बाद पहले मुझे यूज़ करेंगे, उसके बाद उस शेर के बच्चे को खिला देंगे। रियांश कहते हैं, कितनी बार समझाओ तुमको जिया? जिया जो कहती है, क्या समझाना है, यही ना कि मैं आपके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं? रियांश जो कहते हैं, नहीं तुम उठाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जितनी तेज़ चिल्ला सकती हो उतनी तेज़ चिल्लाओ, वैसे भी
ये साउंड प्रूफ रूम है, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, वो शेर का नहीं टाइगर का बच्चा है। जिया जब अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे भगवान, वो जिसका भी बच्चा हो, आप बहुत गिरे हुए इंसान है। आप ये सब करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए ना? ये कौन सी जगह है? और मुझे अपने घर जाना है। रेयांश कहते हैं, कौन से घर? जहाँ तुम पहले रहा करती थी, जहाँ से तुम भागने की कोशिश की थी, वो घर? या फिर वो घर जहाँ मैंने तुम्हें जगह दी थी? जिया जो कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरे पास रहने के लिए कोई अपना जगह नहीं है, लेकिन अब मेरी बैंक में 25 करोड़ आ चुके हैं ना। अब मैं अपने बदौलत कोई कार कोठरी बनवा लूँगी और छोटे से घर में गुजारा भी कर लूँगी। आपके साथ नहीं रहना मुझे। रेयांश कहते हैं, तुम बीवी हो मेरी, और हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं। जिया कहती है, मुझे नहीं रहना आपकी बीवी भी, डिवोर्स चाहिए मुझे। रेयांश जैसे ही उसके मुंह से डिवोर्स शब्द सुने थे, न जाने रेयांश को क्या गुस्सा मचता है, और वह तुरंत ही बेड से खड़े होते हुए कहते हैं, डिवोर्स चाहिए? जिया जो कहती है, हाँ 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 चाहिए। अरे बोलते हुए वो पीछे की तरफ भागने लगती है, लेकिन रेयांश उसको तुरंत ही उसकी कमर से पकड़ते हुए कहते हैं, चुपचाप से सो जाओ, और आइंदा से यह शब्द भी अगर तुम्हारे होंठों पर आए तो भूल जाऊंगा मैं कि तुम अभी 21 की नहीं हुई हो, और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए मुझे। जिया जो कहती है, दूर रहिए आप मुझसे, आपकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेयांश कहते हैं, बीवी के साथ नीयत किसकी ठीक रहती है, और वो भी जब रात का वक्त हो तो। और हाँ, तुम भी कोई ज़्यादा शरीफ लड़की नहीं हो, तो इसलिए ज़्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो। जिया जो तुरंत ही पीछे जाकर बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि रेयांश ने उससे कहा था कि वो चुपचाप से सो जाए। लेकिन अब जिया को नींद तो नहीं आती, बस वो बेड पर बैठते हुए कहती है, आप दूर रहिए मुझसे, और ऐसे क्या बात जान गए आप मेरे बारे में जो मेरे कैरेक्टर पर इस तरह से उंगली उठा रहे हैं आप? रेयांश कहते हैं, अरे मैंने ये कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर बेकार है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी कोई कम रोमांटिक लड़की नहीं हो। वैसे डायरी में काफ़ी बोल्ड चीज़ें लिख रखी हैं तुमने, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारी सारी फैंटेसीज को मैं आराम से पूरा करूँगा। जिया जो रेयांश की बात सुनते हुए कहती है, आपको इस तरह से किसी की पर्सनल डायरी पढ़ने का हक नहीं है। रेयांश जो कहते हैं, तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ता तो तुम्हारे बारे में पता कैसे चलता कि तुम्हें बेड पर मेरे साथ क्या क्या करना है? जिया जैसे ही सुनती है, वो अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हुए कहती है, छी, वो सब तो मैं अपने हस्बैंड के साथ। रेयांश कहते हैं, मेरे साथ यानी, राइट? जिया जो कहती है, मुझे सोना है, आप प्लीज़ दूर रहिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रेयांश कहते हैं, नहीं आ रहा करीब, जा रहा रूम से बाहर। और ये बोल करके वो भी रूम का दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो रूम के बाहर गए थे, जिया को थोड़ी सी ठंडक मिलती है, और वो दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बाल बच गई मैं। लेकिन फिर उसे अचानक से याद आता है कि अगर रेयांश को ये सब कुछ करना ही था तो वो उसके साथ कर सकते थे, उसमें जिया के सोने ना सोने से कोई लेना देना नहीं था। और तब जाके उसको अपनी बेवकूफ़ी समझ में आती है कि रेयांश तो बस उसे झूठ में डरा के चले गए हैं, और वहीं जिया बच्चों की तरह रेयांश से डरना शुरू कर दी थी। वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसती है और पीछे की तरफ पिलो लगा कर के लेट जाती है, और दूसरे पिलो को अपनी बाह में भरते हुए जोर से हक करते हुए खुद के बारे में सोचने लगती है। पहले तो वो अपने आज के किए गए सारे कांड के बारे में सोचती है, सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर वो उसी गेट की तरफ देखती है जहां से अभी अभी रेयांश गुजरे थे। जिया के दिल में बहुत सारी बेचैनी थी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। वह रेयांश को और अच्छी तरह से जानना चाहती थी। वैसे तो जितना रेयांश के बारे में उसे पता था, वो सिर्फ उसके सामने एक माफिया थे, एक क्रिमिनल जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो बहुत ही बेरहम इंसान है। लेकिन जिया असल में रेयांश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये सब कुछ तो वही चैप्टर्स थे जो अक्षत ने उसे पढ़ाए थे रेयांश के बारे में, लेकिन असल में रेयांश कैसे हैं, उसे धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आ रहा था। वो खुद से ही कहती है, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं रहती, या यूँ कह लें कि मेरी ज़िंदगी ही नॉर्मल नहीं है। बचपन से लेकर अब तक हमेशा एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस मिला मुझे,
और कभी उस सरप्राइज़ ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी और कभी ऐसे खुशियाँ तो मुझे मिली नहीं है कभी सरप्राइज़ से। कल तक मैं नॉर्मल थी, वैसी लड़की जैसा मैं बनना चाहती थी, और आज आज मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ, वो भी एक ऐसे शख्स की जिससे मुझे डर भी लगता है और मैं उससे नफरत भी करती हूँ। क्रिमिनल है वो, मुझे बांध कर रखना चाहता है अपने साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 15 दिन बाद मुझे छोड़ भी देंगे। हाँ, पता नहीं क्या करने वाला है मेरे साथ, और इन 15 दिनों में ऐसा कौन सा काम करवाएंगे। काना, आपके भरोसे ही जिंदगी जी रही हूँ मैं, वरना अब तक तो कब का सूली पर लटक चुकी होती। अब आप यहाँ तक पार घाट लगा दी है तो आगे भी नैया पार करवा ही दीजिएगा। और ये बोलकर वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिया को नहीं पता था कि जिया जो अपनी आंखें तो बंद कर ली है, लेकिन कोई है जो अपनी निगाहें उस पर टिकाए हुए लगातार उसे देख रहा है। रियांश दूसरे रूम से अपने एक मॉनिटर में जिया को ही काफ़ी टाइम से देख रहे थे। वो अपने काम को करते करते जिया को देख रहे थे, और जैसे ही जिया की आंखें बंद हुई थी और वो नींद के आगोश में गई थी, रियांश तुरंत ही लूसीफर से कहते हैं, नाउ इट्स टाइम टू गो। लूसीफर भी उनकी बात समझते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस उनके लैब के पास आकर के अपने सिर को टिका लेता है। रियांश उसको सहलाते हुए कहते हैं, ओह तो तुम्हें नींद आ रही है, कोई बात नहीं, मैं मेड से कह देता हूँ तुम्हें सुला देंगी। और ये बोल करके वो अपने मेड को बुलाते हैं और लूसीफर को बाहर करके उसे जाने के लिए कह देते हैं, और खुद आकर के जिया के रूम में सामने लगे काउच पर बैठ जाते हैं। वहाँ से जिया का चेहरा साफ नजर आ रहा था। रियांश अपनी लापी में काम कर रहे थे और स्पेशली उन्हें बहुत जल्द वेदिका को ढूंढना था, और जल्द से जल्द वेदिका उन्हें मिल जानी चाहिए थी, वरना वो गुंडे और वो माफिया जो वेदिका और बहुत सारी ऐसी मासूम लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाए हैं, उन लोगों के साथ न जाने क्या करते। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स को रियांश के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो सभी अपने काम में लगे हुए थे। उसके साथ ही जोसेफ जो दुबई में और कुणाल इंडिया में अपने काम में पूरी मेहनत लगा रहे थे। उन सबको जल्द से जल्द रियांश के ऑर्डर को फॉलो करना था। कुणाल और जोसेफ तो रियांश के गुस्से से भी काफ़ी अच्छे से वाकिफ थे। अगर उनकी वेदिका उनको नहीं मिलती तो न जाने कौन सा नया बवंडर शुरू हो जाता दुबई में, और उसके साथ ही इंडिया में जितने भी लोग इस रैकेट में थे वो सब के सब बुरी मौत मरने वाले थे।